धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक शख्स हैं जिनका नाम है उमर खालिद। जब ये नाम सामने आता है तो जहन में बहुत सारी तस्वीरें उभर जाती हैं। सबसे पहली तस्वीर तो वही उभरती है जो जेएनयू के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग जिसे बताता है भोंपू मीडिया कि इन लोगों ने देश विरोधी काम किया था। कन्हैया कुमार भी साथ थे, अनिल निर्माण भी साथ थे। हालांकि जितना मीडिया ने कन्हैया कुमार को स्पेस दिया उतना शायद उमर खालिद को नहीं दिया। आजकल उमर खालिद सितंबर 2019 से दिल्ली की जेल में बंद है। उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने दिल्ली में दंगे भड़काने की कोशिश की और शाहीन बाग से उन्होंने वो शुरुआत की है। अभी इस मामले में चल क्या रहा है अदालतों में, इस पर बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मीडिया दिखा रहा है कि उसके पास चार्जशीट की कॉपी हाथ लग गई है और चार्जशीट की कॉपी के आधार पर वो कह रहा है कि ताहिर हुसैन जो आम आदमी पार्टी का सस्पेंडेड काउंसलर है यानी कि निलंबित पार्षद है, उसके साथ मिलकर उमर खालिद ने पूरी दंगे की साजिश रची है। अब बताइए, दंगा भी वो जिसमें 53 लोग मारे गए, जिसमें से मरने वाले 42 मुसलमान हैं। ऐसे दंगे की साजिश ताहिर हुसैन और उमर खालिद ने मिलकर रची थी। तो समझने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला अभी तक अदालत में कहां पहुंच रहा है, जमानत मिलने जा रही है कि नहीं मिलने जा रही है, और जो चार्जशीट मीडिया के हाथ लग गई है आखिर वो मीडिया के पास चार्जशीट कैसे पहुंच गई। क्योंकि उमर खालिद ने एक एप्लीकेशन कोर्ट में मूव करके ये भी दावा किया है कि मुझे तो मिली नहीं है चार्जशीट और मीडिया के पास चली गई है। तो इन्हीं सारे पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ उनके जो पिता हैं, अब्बा हैं, वो जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास साहब मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मेंबर भी हैं और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। जज़ाकल्लाह। जी जनाब। पहला मेरा सवाल आपसे यही है सर कि उमर खालिद की ओर से जो एप्लीकेशन मूव की गई है कोर्ट में, जिसमें कहा गया है कि मेरे पास चार्जशीट आई नहीं और मीडिया के पास चार्जशीट चली गई है, क्या है पूरा मामला? वो देखिए, असल में जब अदालत में ये मसला पेश हुआ तो होना ये चाहिए कि चार्जशीट दाखिल होते से ही जो अक्यूज्ड है उसको पहले चार्जशीट फराहम की जाती है जी, और चार्जशीट अक्यूज को फराहम की जाती है और वकील को फराहम की जाती है। इसलिए कि जब अदालत में मामला आ रहा है, जो आदमी अपने को डिफेंड कर रहा है उसके पास चार्जशीट होनी चाहिए जी। तो लेकिन अभी अदालत में वो चार्जशीट आई, वकील के हवाले नहीं हुई, लेकिन वो मीडिया के पास चली गई। तो इस पर उमर ने ऑब्जेक्शन रेज किया और यानी उन्होंने अदालत से पूछा कि भाई ये कैसा मामला है कि चार्जशीट मुझे नहीं मिली और मीडिया को कैसे चार्जशीट चली गई। तो अदालत ने बहरहाल इस पर कोई जवाब तो नहीं दिया, अलबत्ता ये कहा कि ठीक है, इनको चार्जशीट फराहम कर दी जाए और चार्जशीट जो है वो क्योंकि बहुत वॉल्यूमस है, बहुत ज्यादा सफात है, इसलिए हम आपको जो है वो चार्जशीट पेन ड्राइव में देंगे और लैपटॉप वहां फराहम किया जाए। इस तरह की ऑर्डर पिछले सिटिंग में दिए गए थे जी। तो ये अजीब गरीब बात है। आजकल के जमाने में बिलउमूम ये देखने में आ रहा है कि जिस मामले में हुकूमत या पुलिस बराह रास्त इन्वॉल्व होती है वो इस तरह के मामले मीडिया के अंदर चले जाते हैं और मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है। अभी जो है यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि यहाँ अदालत में फैसला नहीं हुआ है, अदालत में भी बहुत प्रिलिमिनरी गुफ्तगू चल रही है और मीडिया जो है अपना फैसला सादिर कर देता है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। हमने रिया चक्रवर्ती वाले मामले में देखा, आज तक पता नहीं चल पाया है कि उस मामले में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मीडिया कहीं व्हाट्सएप चैट उठा के और डिबेट कर रहा था और कई महीने तक उसने हंगामा मचाए रखा। आप बिल्कुल सही और इशारा कर रहे हैं। लेकिन जो चार्जशीट में दावा किया जा रहा है कि ताहिर हुसैन और उमर खालिद ने मिलकर रोजाना वो लोग तैयार करते थे अपनी रणनीति कि किस तरीके से दिल्ली में दंगा भड़काया जाए, कराया जाए, वो कितना दम है उन बातों में? देखिए, असल में बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं, इसमें कोई दम नहीं है। उमर खालिद की आज तक ताहिर हुसैन साहब से मुलाकात ही नहीं हुई है जी। वो साजिश रचना, मिलना, ये तो दूर की बात है। पुलिस ये साबित नहीं कर सकती है कि उमर खालिद और ताहिर हुसैन की कहीं मुलाकात हुई है जी। तो उमर खालिद से जब पूछताछ हो रही थी तो उमर खालिद ने पूछा कि भाई ताहिर हुसैन से मेरी कहाँ मुलाकात हुई है। तो उन्होंने कहा कि भाई वो जो आप लोगों को हमने एक जगह एक इलाके में देखा है, वो आपकी लोकेशन हमको ट्रेस हुआ है। तो उन्होंने कहा लोकेशन, जाहिर है कि अगर कोई टावर होता है तो लोकेशन तो उसका कई किलोमीटर का होता है जी। तो क्या ऐसा है कि हम दोनों एक जगह थे, ऐसा कोई लोकेशन आपके पास में है? तो उनका नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। ताहिर हुसैन से उमर खालिद की कोई मुलाकात कभी नहीं हुई है और बिल्कुल ये पूरी चार्जशीट जो है एक अफसाना है, एक कहानी है, मनगढ़ंत कहानी है और उसमें जाहिर है कि जो आदमी दिल्ली में उन दरमियान में था ही नहीं। उमर ने ये बात कही गुफ्तगू यानी दौरान तहकीकात, ये बात कही उनके सामने कि साहब मैं जिस जमाने में दंगे हुए थे उस जमाने में भी और उससे पहले और उसके बाद में भी दिल्ली में नहीं था, बाहर के टूर थे मेरे।
तो ये एक बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी है जो इसके गिर्द गिरी जा रही है। जी, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं और धाकड़ खबर के जरिए ये लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए कि जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे उस दौरान उमर खालिद दिल्ली में नहीं थे। ये एक बड़ी बात निकल के आ रही है। लेकिन अदालत में जो उन्होंने ये कहा कि मैंने कोई भी कबालिया बयान नहीं दिया है, पुलिस के किसी कागज पे दस्तखत नहीं किए हैं, वो क्या कहानी है? देखिए, असल में होता यह है कि जब पुलिस कोई चार्जशीट पेश करती है तो वो इस तरह बयान करती है कि इन्होंने ये कबूल किया, ये बात इनसे कही है। तो उमर खालिद ने जिस वक्त में वो बातचीत करके लौटे थे पुलिस से, उसी वक्त ये बात कही थी कि मेरी कोई मुलाकात यानी मैंने किसी कागज पर दस्तखत नहीं किए हैं और मैंने किसी पुलिस के किसी रिकॉर्ड पर साइन नहीं किए हैं। इसलिए अगर मेरे खिलाफ कोई बात लाई जाएगी, मेरे खिलाफ कोई बात आएगी तो वो बात बेबुनियाद बात होगी और मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। ये बात उन्होंने उमर खालिद ने उसी वक्त कही थी जिस वक्त में यानी उनकी बात पुलिस के साथ बातचीत हुई थी यहाँ पे, जब पुलिस ने बुलाया था सितंबर में उनको आखिरी बार। उसके फौरन बाद उमर खालिद ने प्रेस में ये बयान दिया था कि मैंने किसी बयान पर दस्तखत नहीं किए हैं और मैंने कोई इकबालिया बयान नहीं दिया है। ठीक है, उन्होंने कोई दस्तखत नहीं किए, उन्होंने कोई इकबालिया बयान नहीं दिया और उन्होंने बाकायदा ये प्रेस ब्रीफ कर दी है, जानकारी दे दी। ये अलग बात है कि चार्जशीट एक मनगढ़ंत कहानी के तौर पे, जैसे सलीम जावेद की फिल्में हमारे यहाँ बॉलीवुड में बना करती थी, गब्बर सिंह होगा, ठाकुर होगा, ये होगा, वो उसी तरीके से वो तैयार करते हैं पुलिस वाले। अब कुछ चीजों पे और गौर कर लेते हैं। वो क्या मामला था सर जिसमें उमर खालिद ने कहा कि उनके साथ मारपीट की गई है जेल में? नहीं, उमर खालिद के साथ मारपीट नहीं की गई है जेल में, वो मामला दूसरों का है। उमर खालिद ने ये बात कही है कि जेल में पहले जब उनको रखा गया था तो एक लंबे वक्त तक के उनको एक कमरे में बंद कर दिया गया था, किसी से मिलना जुलना सब चीज पाबंदी थी। तो उमर ने शिकायत ये की थी अदालत में कि साहब ये मेरे साथ क्या मामला है, सिक्योरिटी के नाम पर मुझे बिल्कुल कैद कर दिया गया है, आइसोलेशन सेंटर में डाल दिया गया है। तो उस पर अदालत ने सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल को बुलाया और उनसे ये दरियाफ्त किया कि आपका मैनुअल क्या है, जेल का मैनुअल क्या है। तो उन्होंने ये बताया कि हम जो है सुबह में 6 बजे से 12 बजे तक बाहर निकालते हैं और शाम में 3 बजे से 6 बजे तक बाहर निकालते हैं। तो उन्होंने कहा यही मैनुअल जो है आप उमर पे भी अप्लाई करेंगे। तो दूसरे दिन से जो है वो मामला सही हो गया। ठीक है, यानी कि वो चीज इस तरीके से उभर के सामने आई। जमानत के मामले में आप लोग कहां तक कार्रवाई कर रहे हैं, कहां तक पैरवी कर रहे हैं और कहां तक बात पहुंच चुकी है, कुछ बता पाएंगे? देखिए, जमानत के सिलसिले में अभी हमारे तरफ से कोई मूव इसलिए नहीं किया गया है कि उमर खालिद तो सबसे आखिर में गिरफ्तार हुए हैं, उनसे पहले जो लोग गिरफ्तार हुए थे अभी उनकी जमानत नहीं हुई। 9 महीने से 7 महीने से 8 महीने से जो लोग जेल में बंद है। तो हमारे वकील का कहना यह है कि पहले कोई जमानत मंजूर होती है उसके बाद हम मूव करेंगे। वैसा भी आपको ये मालूम होना चाहिए कि इन्होंने उमर के खिलाफ जो चार्जेस लगाए हैं वो 24 दफात लगाई है, संगीन दफात, और उसमें यूएपीए के अलावा आर्म्स एक्ट है, सेडिशन है, 120B है और उसके अलावा आर्म्स यानी आपके अलावा 302 है इक़दाम कत्ल और 307 कत्ल, इस तरह की दफात लगाई गई है, संगीन दफात, ताकि आसानी से बेल न मिलने पाए। अदरवाइज अदालत के अंदर इस केस में कोई दम नहीं है और अगर वाकई इस पे सुनवाई होगी तो ये केस खारिज हो जाएगा। तो क्या सुनवाई नहीं हो पा रही है या आप लोग ऐसा कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं कि दिल्ली दंगों के जितने भी मामले में हैं उनमें तेजी से सुनवाई हो ताकि जो मुलजिम हैं उनको भी कुछ राहत मिले और जो पीड़ित हैं उनको भी इंसाफ जल्दी मिल सके? देखिए, असल में इस वक्त में अगर आप देख रहे होंगे तो हमारी पुलिस और एनआईए और आईबी वगैरह का अप्रोच ये है कि वो किसी भी दंगे में या किसी भी मामले में कई लोगों को मुलविस करती है एफआईआर में, और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी वो वक्फे से करती है, एक वक्त में नहीं करती है। एक को गिरफ्तार करता है, उसको 4 महीने बाद दूसरे को करते हैं, उसके 5 महीने बाद तीसरे को करते हैं। उमर खालिद पर जो एफआईआर हुई थी वो मार्च में हुई थी और उनकी गिरफ्तारी सितंबर में हुई है। तो ये इसीलिए करते हैं कि अदालत में वो ये कह सकें कि अभी एक नया आदमी गिरफ्तार हुआ है, उससे कुछ मालूमात करनी है, इसलिए इस केस को पोस्टपोन किया जाए। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल यही पैटर्न उन्होंने भीमा कोरेगांव में अप्लाई किया है। भीमा कोरेगांव में 3 साल से लोग कैद हैं और अभी तक वो केस सुनवाई पर ही नहीं आया है। इसलिए वहां भी यही हो रहा है, हर 6 महीने बाद एक नया आदमी गिरफ्तार किया जाता है और फिर अदालत में एक अर्जी लगा दी जाती है कि नया आदमी गिरफ्तार हुआ है, उससे बातचीत करना है, उससे कुछ मालूमात मिलेगी, इसलिए इस केस को आगे बढ़ाया जाए। तो ये इस मामले में भी अंदाजा यही है कि पुलिस की स्ट्रेटजी यही है।
क्या आप लोगों को भी बाहर परेशान किया जा रहा है? कोई दिक्कतें आप लोगों को भी हो रही है जो लोग पैरवी कर रहे हैं उमर खालिद की? नहीं, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है हमारे साथ में। जाहिर बात है कि पैरवी का मसला ये है कि वकील है और अच्छा वकील है इस मामले में, और वो हर अदालत की पेशी पे हाजिर होते हैं और अपनी तरफ से चीजें लगाते हैं। लेकिन जाहिर है कि लोअर कोर्ट के अंदर जिस तरह केसेस चलते हैं उसी तरह वहां केस चल रहा है। एक ही वक्त में तमाम लोगों को लाया जाता है और फिर फॉर्मेलिटी पूरी होती है। अभी आप लोग जो हैं इस मामले को लेकर क्या हाई कोर्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि अगर पुलिस ऐसे धीरे धीरे गिरफ्तारियां कर रही है और धीरे धीरे केस चल रहे हैं तो कम से कम केस चलने में तो तेजी आनी चाहिए। आपको हाई कोर्ट जाना नहीं चाहिए इस मामले को लेकर? हाँ, इसमें गौर किया जा रहा है। अभी इस पे वकील के तरफ से गौर हो रहा है कि इस पे क्या स्ट्रेटजी इख्तियार की जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत सारी चीजें बताई। कुछ और जिक्र करना चाहते हो तो बताइए। नहीं, हमारा मानना ये असल में कि ये जो पूरा केस है, ये पूरा मनगढ़ंत केस है। हर आदमी दिल्ली का जानता है कि दंगे किसने करवाए थे, कौन लोग रिस्पॉन्सिबल थे, किन लोगों ने भड़काऊ भाषण दिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जिन लोगों ने इस दंगे के अंदर बुनियादी तौर पे पहले भड़काऊ भाषण दिया था और पुलिस को वार्निंग दी थी, अगर आपने इसको इस वक्त तक हल नहीं किया तो फिर हम अपने हाथ में मामला ले लेंगे, उनसे उनसे कोई उनको कहीं वो नहीं किया गया, उनसे सिर्फ पूछताछ की गई और छोड़ दिया गया। यानी मतलब है कि उनसे एक फॉर्मेलिटी पूरी की गई, उनके ना खिलाफ ना कोई सेक्शन लगाया गया, ना कोई चार्जशीट है, ना कोई उनके खिलाफ FIR है। तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये पूरा केस मनगढ़ंत है। और जैसा कि आपने खुद पहले फरमाया था कि इसमें मरने वालों की अक्सरियत मुसलमानों की है, और जिन लोगों का जान माल, दुकान, कारोबार, घर तबाह किए गए वो गैर मामूली तौर पे मुसलमान है। यानी वो सब अक्सरियत उनकी मुसलमानों की है। और जाहिर है कि कोई ये बात किसी के समझ में नहीं आएगी खुद मुसलमान ही दंगे भड़काएं और खुद ही जो है नुकसान भी उठाएं, ऐसा कहीं नहीं हो सकता है। तो ये पूरी कहानी मनगढ़ंत है। और ये अफसोस की बात है कि दिल्ली पुलिस जो एक अच्छी पुलिस मानी जाती है वो होम मिनिस्टर के इशारे पर ही सब कर रही है। बिल्कुल सही आपने कहा कि दंगे भी मुसलमान ही भड़काएं, अपने ही लोगों का कत्ल करें, अपने ही घर और अपनी दुकान जलाएं। ये बात कुछ हजम नहीं होती। लेकिन दिल्ली पुलिस आज सिर्फ होम मिनिस्ट्री के इशारे पर, जहां खुद अमित शाह बैठे हैं, उनके इशारे पर काम करती हुई दिखाई दे रही है। लोगों को सिर्फ जेल में रोकने की कोशिश की जा रही है, सबूत और गवाह उनके पास कुछ है नहीं। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ, फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाजत।